अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ब्रास टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट जनाब ज़ैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि ब्रास टैक्स पे खिलाफत राशिदा के हवाले से हमारा सिलसिला जो है वो जारी है। हम पहुंच चुके हैं जुडिशियल एनालिसिस की तरफ खिलाफत राशिदा के, लेकिन उससे पहले हमने अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में आपको डिटेल देने की कोशिश की है क्राइम रेट्स के हवाले से जो इस वक्त पूरी दुनिया में जो है राइज है, और इस हवाले से पाकिस्तान तक भी हम आ चुके थे, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत हमने पाकिस्तान का तज़किरा भी किया था। आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ साथ जुडिशियल एस्पेक्ट्स जो है खिलाफत राशिदा के वो भी हम जानेंगे। जी ज़ैद साहब। मारूफ, देखिए, जो हमारी ये थीम है उसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह है कि हम दुनिया को ये बताएं, अपने नौजवानों को, अपनी आने वाली नस्लों को, कि जो निज़ाम इस वक्त दुनिया में राइज है, चाहे वो ये सियासी निज़ाम है, डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप के हवाले से, उसने जो तहजीब कायम की है, जो सिविलाइजेशन कायम की है, चाहे वो मशरक़ की हो या मगरिब की, ये तमाम तहजीबें वो हैं कि जिनमें इंसानियत, शराफत, हया, गैरत, इंसाफ, अदल मौजूद नहीं है। और अगर किसी माशरे में, बुजुर्ग कहते हैं कि एक कुफर के साथ तो एक माशरा किसी हद तक कायम रह सकता है, लेकिन जुल्म के साथ कोई माशरा कायम नहीं रहता। अमेरिका की मिसाल हम देख चुके हैं, उसके क्राइम फिगर्स, क्राइम स्टेटिस्टिक्स, क्राइम रेट्स हमने देखे हैं। दौलत की जिस तरह गैर मुनसिफाना तकसीम वहां पर है, सूद और रिबा के निजाम की वजह से, उस इकोनॉमिक सिस्टम की बात हम आइंदा भी करेंगे, लेकिन अपनी पहले पूरी सीरीज जो इकोनॉमिक टेररिज्म की हम कर चुके हैं, उसमें हमने पूरे सूद और रिबा के निजाम को एक्सप्लेन किया कि दुनिया में जब ये एक जुल्म का निजाम कायम होता है इकोनॉमिक सिस्टम की बुनियाद पर, जो एक माशरा ऐसा तश्कील देता है जिसकी बुनियाद मादियत पे होती है, मटीरियलिज्म पे होती है, तो जुल्म होना इंसान पर लाजिम है। ये बात कि इंसान जराइम भी करेगा, इखलाकी तौर पर खराबियां भी इसमें पैदा होंगी। जब उसको आखिरत की कोई खौफ नहीं है, अल्लाह रसूल का कोई खौफ नहीं है, जब रूहानी कोई एहसास नहीं है, कोई मोरालिटी, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तो उस माशरे को, इंसान को आप कानून बनाकर, लॉज बना के, जेलें बनाकर आप उसको इंसान नहीं बना सकते। वो जुल्म करेगा सो करेगा, क्योंकि अल्लाह का खौफ है नहीं, और चूंकि अपने उसके दिल में सिर्फ एक ही बात है कि जो कुछ है मैंने इस दुनिया में, इस हराम और हलाल की तमीज को दुनिया में हासिल करना है, अकाउंटेबिलिटी खत्म है, तो वो सब कुछ करेगा जो इंसान हराम जिंदगी गुजारते हुए करता है। और फिर वो कत्ल भी, गारत भी, तबाह बर्बादी भी, बेहरुमती भी, आबरूरेजी भी, सारे फसाद जो अमेरिका के स्टेटिस्टिक्स हमने देखे हैं कि इंसान की रूह कांप जाती है कि 21वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े मुल्क, सबसे ताकतवर मुल्क का हाल यह है कि वहां पे प्रैक्टिकली हर सेकंड पे किसी औरत की बेहरुमती हो रही होती है, प्रैक्टिकली मिनटों के हिसाब से कत्ल हो रहे होते हैं। पूरा निजाम देखने के बाद मशरिक और मगरिब का, रूस का भी, चीन का भी, हमने ये भी देखा था कि सऊदी अरब में जहां पे क्रिमिनल लॉ के तहत, जो जराइम के तहत जो सजाएं हैं, उसकी वजह से प्रैक्टिकली जराइम वहां पर कत्ल, आबरूरेजी एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग। बिल्कुल। अमेरिका में जहां 90,000 रेप्स हो रहे हैं, सऊदी अरब में 200-400 भी नहीं हो रहे पूरे साल में, जो कि एक ह्यूमन माशरे में इस किस्म की खराबियां होती हैं। मगर इस्लामी माशरे में जहां पे कम अज कम इस किस्म की सजाएं इंप्लीमेंट की गई, गो के सऊदी अरब का इकोनॉमिक और दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम इस्लाम से मुताबिकत नहीं है, लेकिन जैसे हमने कहा सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस के लिहाज से किसी हद तक वो इंप्लीमेंट करते हैं, उसकी बरकत देखें फिर क्या निकलती। आज पाकिस्तान पे थोड़ा सा बात करते हुए हम खिलाफत राशिदा पे एक्चुअल जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो जुडिशियल सिस्टम राइज है, ये अंग्रेज का बनाया हुआ है। ये वो है जो 1860 में प्रैक्टिकली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, जंग आजादी के बाद, जब ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बराह रास्त सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। 1857 तक इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करती थी। और जब बगावत बरपा हुई, यहां पे मुसलमानों ने मज़ाहमत की, पूरे हिंदुस्तान में तूफान बरपा हुआ, तो फिर ब्रिटिश क्राउन बराह रास्त यहां पर आया और उन्होंने 1860 में ऑलमोस्ट लाहौर की हाईकोर्ट कायम की और दिल्ली की हाईकोर्ट कायम हुई, और अपना ब्रिटिश लॉ लाके, पूरा लाके यहां पर उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया एज इट इज यहां पे, और उसको मजीद लिखे कवानीन उसमें गुलाम कौम को गुलाम बनाकर रखने के लिए कॉलोनियल एक पूरा एक निजाम कायम किया उन्होंने जुडिशियल सिस्टम का। सेशंस कोर्ट्स बनाए, उसके ऊपर हाई कोर्ट्स बनाए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बनाई, उसके ऊपर प्रिवी काउंसिल थी, यानी इसके ऊपर आप इंग्लैंड जाते थे केस लेके अपना। राइट। देखिए, किसी भी अदालती निजाम की, किसी भी जुडिशियल सिस्टम के इफेक्टिव होने की, उसकी अफादियत की जो चंद बेसिक पैरामीटर्स हैं कि जो इसको शरीयत के मुताबिक करती हैं, जो फितरत के मुताबिक करती हैं, वो ये कि नंबर 1 सबसे बड़ी बात कि उसके अंदर अदल और इंसाफ मिले लोगों को, ये पहली कंडीशन है। right. अगर किसी निजाम में इंसाफ ही नहीं मिल रहा है, फिर अदालती निजाम का ड्रामा बनाने की क्या जरूरत है। इक्वालिटी, इक्विटी, जस्टिस, हर इंसान के साथ, हर इंसान को अदल मिले, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, माशरे के किसी तबके का ताल्लुक रखता हो। दूसरी बात, इंसाफ उसको मुफ्त मिले, यानी ये इंसाफ फराहम करना रियासत वक्त, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारियों में से।
सही। इंसान को करोड़ों रुपए खर्च करके इंसाफ के लिए भाग दौड़ करके खजल ख्वार नहीं होना चाहिए। उसका बेसिक राइट है ये उसका बेसिक राइट है। अगर रियासत हुकूमत ये नहीं दे सकती है तो उस हुकूमत को चले जाना चाहिए। सही। क्योंकि जिस तरह एक हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों की जान माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, उसकी यह जिम्मेदारी भी है कि वो अपने शहरियों को मुफ्त में इंसाफ फराहम करे। ये फंडामेंटल कंडीशंस में से। राइट। तीसरी कंडीशन यह है कि इंसाफ उसको घर के पास मिले। यह ना हो कि इंसाफ लेने के लिए कई हजार मील का सफर करके उसको जाना पड़े, जिंदगी पूरी गुजर जाए सिर्फ एक छोटे से केस के लिए। बेशक इंसाफ होता हो, बेशक उसको अदल मिल रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी खर्च हो गई सफर करते आते रीच में हो। यानी प्रैक्टिकली अगर सुप्रीम कोर्ट आपने इस्लामाबाद में बना दी है और कोई शख्स जो इंटीरियर सिंध में रहता ये और उसका केस इस्लामाबाद में लग गया है, तो वो बेचारा इस्लामाबाद आते जाते ही खज्जल ख्वार हो जाएगा। इंसाफ तो उसको फिर मिलना कोई नहीं। चौथी बात ये कि इंसाफ उसके, जो हमने कहा कि नजदीक हो, उसके इंसाफ फौरी हो, इमीडिएट। यानी अंग्रेजी में कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यानी अगर आप ये कहें कि ठीक है इंसाफ भी मिल रहा है, उसको हुकूमत मुफ्त भी मिल रहा है, रियासत भी दे रही है, लेकिन एक घर का मुकदमा, उसके घर पे जो कब्जा कर लिया किसी जालिम आदमी ने, वो मुकदमा ही 30 साल चल रहा है अगर, तो उस आदमी को फिर क्या करना है इस बात का? तो अगर इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है तो वो अदालती निजाम प्रैक्टिकली कुफर का निजाम होता है। इस्लाम का, दीन का, शरीयत का, खिलाफत राशिदा का निजाम नहीं बनता है। खिलाफत राशिदा के निजाम में आपको अदल, इंसाफ अक्रॉस द बोर्ड फौरन मिलता है। चाहे खलीफा वक्त के खिलाफ अगर कोई माशरे का फकीर मिस्कीन आदमी मुकदमा कर दे तो खलीफा को भी उसी तरह अदालत में आना पड़ता है जिस तरह एक मिस्कीन और फकीर को, और उसके साथ उसी तरह खड़ा होना पड़ता है। और काजी की जिम्मेदारी है कि खलीफा को प्रायोरिटी न दे। अगर वो खलीफा को इज्जत दे और उस गरीब मिस्कीन आदमी को इज्जत ना दे तो खलीफा को यह हक है या खलीफा पर वाजिब है कि उस काजी को या उस जज को नौकरी से निकाल दे। और तारीख में इस बात की 20 वाकयात मौजूद है। लिहाजा जहां तक इक्वलिटी ऑफ जस्टिस का ताल्लुक है, वो हर इंसान के लिए इंसाफ बराबर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मशहूर हदीस शरीफ है जिसका मफहूम है कि तुम में से पहली कौमें तबाह इसलिए हुई कि जो अमीर लोग जुल्म किया करते थे, ताकतवर लोग जुल्म करते थे, वो उनको माफ कर दिया करते थे, और गरीब मिस्कीन आजिज जो जुल्म करते थे उनको शदीद सजाएं दी जाती थी। आज अगर पाकिस्तान की जुडिशरी का हाल उठा के आप देखिए तो बदतरीन ताकतवर कातिल, क्रिमिनल, दहशतगर्द, इस मुल्क के 2 सबसे बड़े इशूज जो हमने पहले भी बात की है कि बदतरीन दहशतगर्द और फसादी हैं जिनका टेरर इतना है, दहशत इतनी है कि जजेस उनके खिलाफ फैसले नहीं करते। पूरे मुल्क में 10 साल हो गए किसी कातिल दहशतगर्द को किसी एक को भी सजाए मौत नहीं सुनाई गई। और जो पावरफुल ताकतवर तरीन लोग जो करप्ट है, जो हुक्मरान है, जो इस मुल्क के ताकतवर तबका है जिसके पास इख्तियार है, जिसकी हुक्मरानी है, जो इख्तियार रखता है, जिसके रिसोर्सेज है, उसको कत्ल की सजा नहीं होती, उसको करप्शन की सजा नहीं होती। मुल्क बेच के लूट के खा गए लेकिन प्रैक्टिकली कोई सजा किसी को कभी नहीं मिली। एक बात दूसरा भी जहन में रखिएगा कि डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो, पाकिस्तान में यही कहा जाता है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप आने से फसाद हो गया। डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो, जो अदलिया का निजाम है दोनों सिस्टम में वही रहता है। जुडिशरी तो वही है ना, ज्यादा से ज्यादा ये फैसला हो जाता है कि मार्शल लॉ के अहकामात को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ज्यादा से ज्यादा ये आ जाता है। वरना जितने भी क्रिमिनल लॉ है, जितना भी सिविल लॉ है, जितनी लिटिगेशन है, जितनी कानून साजी है, जितना जो कुछ कानून पे इंप्लीमेंट करना है, सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक निजाम पूरे मुल्क में वही चलता है। वही लोग भी रहते हैं, वही लोग, वही जजेस, वही अंग्रेज का निजाम, उसी तरह जस्टिस डिलेड, इसी तरह जुल्म प्रैक्टिकली। यानी लिटरली यकीन करें, हाल ये है कि किराए के मुकदमे पे एक शख्स जो घर पे आप पे कब्जा कर लेता है और जगह खाली नहीं करता, 20-20, 30-30 साल गुजर जाते हैं उस मुकदमे को रिजॉल्व कराने के लिए। कोई किसी की जमीन पे कब्जा कर ले जाके, उसके प्लॉट पे, उसके लैंड पे कब्जा कर ले, नस्लें तबाह हो जाती हैं। यहां पे जजेस फैसला नहीं करते, ये पाकिस्तान में रूटीन है। बिल्कुल। और ये सिविल केसेस का हाल है। क्रिमिनल केसेस का जहां तक हाल है, अस्तगफिरुल्लाह, देखिए हम सिर्फ आपको मिसाल देते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के एक जज से हमारी बात हुई, अब उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनके हाल पे रहम करे। अब तो वो अल्लाह की अदालत में है, अब अल्लाह उनको जज कर रहा है। उन्होंने खुद हमसे ये बात कही। मैंने उनसे पूछा कि ये आपने जिंदगी में इतने फैसले किए हैं, नीचे से होकर आगे सुप्रीम कोर्ट के आप इतने बड़े जज बन गए हैं, आपने कभी गिल्ट महसूस किया, कभी कोई गलत फैसले किए? कहते हाँ, मुझे शदीद मुझे अब गिल्ट होता है उन फैसलों का जो मैंने किए। उसमें से एक वाकया उन्होंने सुनाया, कह लगे एक शख्स पे उसको सजाए मौत हो चुकी थी और उस पर सजाए मौत बनती नहीं थी। कह लगे मगर वक्त के हुक्मरान ने, वक्त के वजीर आजम ने मुझसे कहा कि इसको सजाए मौत देनी है, और मैंने उसकी सजाए मौत पर उसको रेटिफाई करके इसको सजाए मौत सुना दी, और उसके बाद उस शख्स को सजाए मौत हो गई। और ये तो प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया। बिल्कुल, ही इज अ मर्डरर। एग्जैक्टली। और ये जो निजाम बना हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह, आप जेलों में जाके देखिए पाकिस्तान